सभी छात्र एवं छात्राओं का स्वागत है अपने YouTube चैनल में। मैं एक बार फिर आपके बीच और क्लास 12 का फिजिक्स क्लास को लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं। तो सभी लोग लाइव जुड़ जाएं। तो आज इसी क्रम में हम आगे बढ़ें और आशा है आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा भी, क्योंकि कुछ फैक्ट पॉइंट आपके सामने भी रखने हैं और साथ ही साथ आज हमें केमिस्ट्री का भी क्लास लेकर के साथ में चलना है। तो हमने बताया था कि जैसा कि 10 मार्च के बाद जो भी क्लासें होंगी सभी लगातार चलेंगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सभी क्लासें चलेंगी। तो आप लोग 2 घंटा हमारे साथ रहेंगे और जुड़ करके जो है पूरी तरह से क्लास को आप कंफर्म करेंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतरता बनाए रखेंगे। तो ऑफलाइन बैच चल ही रहा है, उसमें आप लोग ज्वाइन ही हो रहे हैं। साथ साथ जैसे से ऑफलाइन आगे बढ़ रहा है वैसे से हम क्या है इसको बैक साइड से आपको कंप्लीट कर भी रहे हैं और इसमें जो भी चीज़ें आपको फैक्ट पॉइंट दी जा रही हैं। और 15 तारीख से या 15 मार्च से आप लोगों का नीट का बैच स्टार्ट होगा, उसके विषय में बताया जाएगा। तो देखते हैं, नहीं होगा तो इसी चैनल पे या फिर पुराने चैनल पे जिस पे भी होगा सभी चैनल पे, नए चैनल पे आज इस पर हम ये स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए सूचना दी जाएगी आप लोगों को और आप लोग जो है जल्दी से जुड़ करके इसमें ज्वाइन हो। तो अभी तक तो मात्र 4 लोग जुड़े हुए हैं। आइए और आज हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से। आगे हम पढ़ेंगे आज और किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लेकर के चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं, आज सीधे हम लोग बात कर लेते हैं आज का क्लास। और आज से क्लास में हम बात करेंगे जहां पर हमने छोड़ा था, और वह छोड़ा था वैद्युत क्षेत्र को लेकर के, इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर के हमने बात किया था। वैद्युत क्षेत्र को लेकर के हमने चर्चा किया था और जिन लोगों को समझ में नहीं आया है उनको आप पूरी तरह से फिर से आप उसको समझ लें। तो चलते हैं वैद्युत क्षेत्र को लेकर के। ये वैद्युत क्षेत्र नहीं, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम फिर से एक बार चर्चा कर दे रहे हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र है वो एक आवेश या आवेश समुदाय के कारण किसी अन्य परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा उनके मान के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, एक आवेश है, एक आवेश होगा और इस आवेश के कारण जो है एक उसमें क्या बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। एक उसमें क्या बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी क्या है, आवेशों का एक समूह बनेगा और इस आवेश के समूह के कारण जो है एक इस पर क्या कार्य करेगा, एक बल कार्य करेगा। ठीक है, एक बल लगेगा इस पर। तो यह जो आवेश है और एक आवेश समुदाय का एक क्षेत्र होगा, इस क्षेत्र के भीतर हम जब किसी ऐसे पदार्थ को या ऐसे एलिमेंट्स को लेकर के आते हैं जिस पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, यानी यह जो पार्टिकल्स इसमें आ रहा है, इस क्षेत्र में इंटर कर रहा है, यह जो है इसमें इस क्षेत्र में जैसे ही आता है तो या तो इस क्षेत्र द्वारा इसको अट्रैक्ट कर लिया जाता है या तो इसको क्या रेपल कर दिया जाता है। रेपल तब होगा जब यह क्या होगा, ये पूरी तरह से क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और अट्रैक्ट तब होगा जब ये पूरी तरह से क्या है, इसकी अपेक्षा नेगेटिव होगा, यानी इसके अंदर जो ऊर्जा होगी, जो चार्ज होगा वो क्या होगा, कम होगा। तभी ये क्या होगा, रिपल एंड अट्रैक्ट की जो है जो कंडीशन आती है वो स्थिति उत्पन्न होगी यहाँ पर। तो अगर ये जो पॉइंट है, जो ये आवेश है, ये प्लस क्यू है, जब इसको अट्रैक्ट करेगा तब भी फोर्स कार्य करेगा, रिपल करेगा तब भी इस पर फोर्स कार्य करेगा, यानी क्या है, दोनों ही कंडीशन में इस पर एक बल कार्य करेगा। और वह बल जो होगी, वह बल या तो आकर्षण होगा या तो प्रतिकर्षण की स्थिति में होगी। और यह बल हो गया और निश्चित है जो आवेश इस क्षेत्र के भीतर आ रहा है उसका अपना कुछ ना कुछ एक निश्चित मान भी होगा, कुछ ना कुछ एक निश्चित अपना मान भी होगा। तो इस मान के कारण जो है इसमें इसकी आवेश की मान कितना है, Q0 है। तो वही बताया गया है कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो मैंने पिछले क्लास में बात किया था, उसने बताया था कि E इज इक्वल होता है क्या, F अपान क्या होता है, Q0 होता है। F अपान क्या होता है, Q0 होता है। यानी किसी एक आवेश या आवेश समुदाय के कारण किसी अन्य आवेश पर लगने वाले बल तथा इस आवेश के मान के अनुपात को, इस आवेश के मान के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी E इज इक्वल F1 कितना होता है, Q0 होता है। F की जो वैल्यू होती है उसे कहते हैं न्यूटन हो जाएगा।
और Q मतलब होता है क्या, कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम जो होगा इसका मात्रक होगा, और इसका हमने बीमा भी क्या है बता दिया था आप लोगों को, इतना मैंने बताया था। अब आगे हम इसके बात करते हैं, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लेकर चर्चा करेंगे हम। ठीक है, तो सभी लोग जुड़े हुए हैं, चलिए ठीक है, सभी लोग जुड़े हैं, अच्छी बात है। आइए, तो ये जो आपका है न्यूटन प्रति कूलाम जो होगा ये कंप्लीटली इस प्रकार से आपके सामने हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ें और बात कर लेते हैं, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु आवेश के कारण बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, कोई भी चीज होगी उसको अच्छी तरह से एकदम डीपली आप पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो यहां अगर देखा जाए तो ये चीज जो है आपका किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर बात करें हम, तो क्या है, एक आवेश यहां पर है और एक आवेश जो आपका दिया गया है वो क्या है, ये है Q0, ये Q है, और यहां से R दूरी पर एक बिंदु होगा या एक बिंदु आवेश होगा या एक परीक्षण आवेश लिख सकते हैं, उसे हम क्या कह सकते हैं, Q0 कहेंगे। क्या कहेंगे, Q0 कहेंगे, प्लस Q0 लिख सकते हैं आप। देखिए ये आपका प्लस है और ये क्या है, माइनस है। यहां पर देखा जाए तो इनके बीच की दूरी कितनी है, R हो जाएगी। इनके बीच की दूरी कितनी होगी, R मान लीजिए है। तो एक प्लस Q0 एक बिंदु है, दूसरा बिंदु क्या है, Q है, दूसरा क्या है, प्लस Q0 है। तो जो प्लस Q0 है इसी को हम क्या कहेंगे, परीक्षण आवेश कहेंगे, और ये आपका Q0 जो है इसका मूल आवेश कहा जाता है। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R दिया गया है। तो इस बिंदु आवेश के कारण, यानी इस बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु पर यानी A के कारण B पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो पहली बात आपको पता होना चाहिए कि जब दो आवेश एक साथ आते हैं, अगर दोनों प्लस हैं तो रिपल होंगे, और एक माइनस एक प्लस है तो अट्रैक्ट होगा। तो रिपल होने की कंडीशन में चूंकि दोनों पॉजिटिव है तो रिपल कहां होगा, बाहर की ओर होगा। इस पर एक बल कार्य करेगा, और अगर इसमें क्या है, दोनों क्या है, नेगेटिव जो है असमान है, तो उसमें क्या होगा, अट्रैक्ट होएंगे। तो कंडीशन ये होती है कि अगर यहाँ F अगर बाहर की ओर रिपल हो रहा है, बाहर की तरफ क्या है, एक फोर्स कार्य कर रहा है, तो निश्चित है जो बल कार्य करेगा वह बल किसके नियम से होगा, कूलाम के नियम से होगा। किसके नियम से होगा, कूलाम के नियम से। यानी दो आवेशों के बीच जो लगने वाले बल की जो व्याख्या किया है वो संपूर्ण अगर देखा जाए पूरी फिजिक्स में, जिस प्रकार से दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाले बल की बात न्यूटन ने किया है, उसी प्रकार से दो आवेशों के बीच लगने वाले बल की बात किसने किया है, कूलाम ने किया है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाले बल की हम व्याख्या करते हैं। क्या करेंगे, माना एक आवेश क्या है, एक आवेश प्लस Q बिंदु A पर रखा है, बिंदु A पर रखा है या A पर है, स्थित है, रखा है, जिससे R दूरी पर जिससे जो है R दूरी पर एक परीक्षण आवेश प्लस Q0 है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये चीजें आपकी हो गई। अब इसमें अगर देखा जाए तो एक आवेश प्लस Q है या किसी ऐसे माध्यम में जिसका परावैद्युतांक K है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। प्लस Q से R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमको क्या ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसलिए प्लस Q के कारण Q0 पर प्लस Q के कारण Q0 पर लगने वाला
बल क्या हो जाएगा, किसके नियम से लगेगा, कूलाम के नियम से लगेगा। किसके नियम से लगेगा, कूलाम के नियम से लगेगा। कूलाम के नियम से लगेगा तो क्या हो जाएगा, नियम से लगेगा तो F इज इक्वल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यह जो है परावर्तांक की स्थिति में लिखा नहीं है, आप इसको लिख भी सकते हैं और दर्शा भी सकते हैं। यहाँ पर Q1 इंटू Q2 बाई कितना होता है, R स्क्वायर होता है। तो Q1 के स्थान पे क्या है, Q है, और Q2 के स्थान पे क्या है, Q0 है, अपान कितना होगा, R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसे हम किस में लिखेंगे, न्यूटन में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, न्यूटन में। ठीक है, यहाँ इस चीज न्यूटन यानी बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ये कंप्लीट हो गया। यदि प्लस Q के कारण कहां पर, Q0 पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, तब बताइए क्या हो जाएगा, E इज इक्वल होता है F/Q0 होता है। अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया था, पिछले वीडियो में इसकी चर्चा किया था कि F इज इक्वल क्या होता है, Q0 होता है। E इज इक्वल होता है F कितना होता है, Q0 होता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपके यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। F के स्थान में पूरी वैल्यू पुट करेंगे तो E इज इक्वल कितना होगा, F के स्थान वैल्यू पुट कीजिएगा तो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू Q0 बाई कितना होगा, R स्क्वायर अपान कितना होगा, Q0 हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं आप, Q0 से और Q0 क्या हुआ, Q0 से Q0 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। यानी E इज इक्वल कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा, Q अपान कितना होगा, R स्क्वायर हो जाएगा। लिख सकते हैं निर्वात तथा वायु के लिए K की जो वैल्यू होती है, K इज इक्वल कितना होता है, 1 होता है। K की वैल्यू कितनी होती है, 1 होगी। इसलिए क्या लिखेंगे आप, E इज इक्वल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बाई, यहाँ पर सॉरी, एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, K के स्थान पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे तो Q अपान कितना होगा, R स्क्वायर हो जाएगा। और यही क्या होगा बताओ, न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से इसको आप नोट भी कर सकते हैं, नोट पे एक पॉइंट लिख सकते हैं नोट करके। ठीक है, नोट पॉइंट क्या लिखेंगे, नोट लिखेंगे यहाँ पर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान है, का मान परीक्षण आवेश Q0 पर निर्भर नहीं करता है, याद रखिएगा, Q0 पर निर्भर क्या है, नहीं करता है। इस चीज को आपको याद रखना है। तो ये आपका हुआ किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात हो गई। ठीक है, अब इसमें क्या है, फिर से आप समझ लीजिएगा, एक आवेश है और यह आवेश बिंदु A पर रखा है और किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावर्तन कितना है, K होगा। माध्यम का मतलब हो कि माध्यम हमको प्रदर्शित करना पड़ेगा। मैंने बताया था कि जब भी आप प्रैक्टिकल करते हैं तो किसी ना किसी माध्यम में रह करके प्रैक्टिकल करेंगे, और वह जो आपका कॉन्सेप्ट, जो आपका सिद्धांत होगा, वो केवल और केवल किसके लिए, वह केवल और केवल क्या है, उसी माध्यम के लिए क्या होगा, सत्य होगा। उसी माध्यम के लिए क्या होगा, सत्य होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि प्लस Q जो होगा किसी ना किसी एक माध्यम में होगा, और वह माध्यम सामान्य रूप से अगर देखा जाए, जो कॉमन चीजें होती हैं उसमें देखा है तो क्या है, निर्वात होगा या तो वायु होगा। निर्वात में होता नहीं, वात माने क्या हो, हवा, निर्वात या क्या होगा, वायु होगा। याद रखिएगा इसको, निर्वात होगा या तो वायु होगा। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्लस Q के कारण क्या है, Q0 पर लगने वाले, पहले हम बल की व्याख्या करेंगे। क्या करेंगे, पहले बल की व्याख्या करेंगे, क्योंकि क्या बताया गया है, एक आवेश या आवेश समुदाय के कारण किसी अन्य आवेश पर लगने वाले बल तथा उस आवेश के मान, उस परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, या निष्पत्ति को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो परीक्षण आवेश के कारण लगने वाला जो बल है, बल जो होगा हमेशा किसके नियम से लगेगा, कूलाम के नियम से। दो आवेशों के बीच लगने वाले बल की अगर बात करें तो कूलाम के नियम से लगेगा, और दो
दो आवेशों के बीच लगने वाले बल की बात करें तो कूलाम से लगेगा, कूलाम के नियम से लगेगा, और दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाले बल की बात करें हम तो वो लगेगा किसके नियम से, न्यूटन के नियम से लगेगा। तो यहाँ पर F इक्वल कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू क्यू नॉट बाई कितना होगा R स्क्वायर क्या होगा न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हुआ कंप्लीटली एक इसका मान हुआ। ठीक है, इसका क्या हुआ मान हो गया। यदि प्लस क्यू के कारण क्यू नॉट पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी दी गई है बताओ, कैपिटल ई है। प्लस क्यू के कारण मतलब इस क्यू के कारण इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है, सपोज दैट अगर वह ई है तो ई इज इक्वल कितना होगा, एफ वन कितना होगा क्यू नॉट हो जाएगा। एफ वन कितना होगा क्यू नॉट होगा। एफ की जो वैल्यू है उठा के यहाँ रखेंगे तो ऐसी कंडीशन में क्यू से क्यू कैंसिल होगा, यही कैंसिल हो जाता है कौन, क्यू से क्यू। क्यू क्या है आपका परीक्षण आवेश है, तो परीक्षण आवेश कैंसिल हो जाने से ये सिद्ध हो जाता है कि जो आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही है वो इसके परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करती बल्कि किस पर निर्भर करती है, इसके मूल आवेश पर निर्भर करती है। यानी ई इक्वल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू इंटू क्यू नॉट बाई कितना होगा आर स्क्वायर होगा। क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, यानी परीक्षण आवेश समाप्त हुआ। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान होता है वो परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करता है। ऐसी स्थिति में निर्वात और वायु के लिए की वैल्यू कितनी होती है, एक होती है, कांस्टेंट वैल्यू है ये। और ऐसे कंडीशन में ई इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कितना होगा आर स्क्वायर हो जाएगा। और यही हमारे लिए क्या होगा जरा बताइएगा, यही हमारे लिए किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या निकलेगा, फार्मूला निकलेगा। जिसको नोट करना है वो नोट कर ले, फिर आगे हम बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को लेकर के। आइए, तो ये रहा हमारा एक मेन फैक्ट और यहां से डेरिवेशन की जो स्थिति है वो प्रारंभ होती है। आगे बढ़े और आगे बढ़ने के क्रम में बात करते हैं हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को लेकर चर्चा कर लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक जो डाइपोल है इसको लेकर के हम चर्चा कर लेते हैं। तो क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल, देखो इलेक्ट्रिक जो डाइपोल है उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैसे द्विध्रुव जो शब्द होता है वो ऑलरेडी डाइपोल के लिए यूज किया जाता है। डाइपोल का मतलब हुआ दो ध्रुव, जिसमें दो ध्रुव होते हैं। लेकिन जो दो ध्रुव की बात होती है, किसी राड में भी दो ध्रुव हो सकते हैं, किसी छड़ में दो ध्रुव हो सकते हैं, किसी भी हम पदार्थ को अगर लेते हैं तो पदार्थ में भी दो ध्रुव हो सकते हैं। ध्रुव का मतलब उसका जो प्रारंभ छोर होता है और अंतिम छोर होता है। प्रारंभ छोर जो होगा, जो अंतिम जो स्थान होगा, यानी जहां से प्रारंभ हो रहा है और जहां पे अंतिम खत्म हो रहा है, इन दोनों स्थान को, इन दोनों प्लेस को हम क्या कहते हैं, उसका पोल कहते हैं, उसका हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और वर्टिकल भी हो सकता है। हॉरिजॉन्टल और क्या होगा, वर्टिकल, इस प्रकार दोनों ही स्थितियों में हो सकता है ये। तो ये तो हुआ किसी पदार्थ के लिए। लेकिन अगर हम आवेशों के बीच में आते हैं, वैद्युत द्विध्रुव की बात करते हैं, तो यहां पर एक चीजें आपके सामने आती हैं कि क्या वैद्युत द्विध्रुव भी एक रॉड की भांति होगा। क्या इसी प्रकार से मान लीजिए हम एक चालक लेते हैं और एक चालक में अगर यहाँ एक आवेश है, यहाँ एक आवेश, यानी प्रारंभिक आवेश और अंतिम आवेश का अगर हम काउंटिंग करते हैं तो क्या उनके बीच जो गैपिंग होगी उसे द्विध्रुव कहा जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। देखो, आपका जो द्विध्रुव होता है वो आवेशों के द्वारा ही बना हुआ होता है। बता देना चाहता हूं, इलेक्ट्रिक जो डाइपोल होता है वो किसका बना होता है, आवेशों का बना होता है। अब आवेश क्या है, सुन लो बात को। यहाँ पर आवेश को तो बताया गया है कि एक प्रकार की ऊर्जा होती है। जैसे यहां देखा जाए तो ये क्या है, एक धनात्मक, ये क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है या एक नाभिक है, और इस नाभिक के चारों ओर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्या अपने कक्षा में रहकर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अपनी कक्षा में रहकर चक्कर लगाते हैं। तो जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम का कोई एक वायर है, तो वायर अगर बना हुआ है तो न जाने कितने इसमें एल्यूमिनियम के नाभिक लगे होंगे, न जाने कितने एल्यूमिनियम के नाभिक जो होंगे, जुड़े होंगे, या एल्यूमिनियम का जो परमाणु होगा जुड़ा होगा। और परमाणु का जो निर्माण होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से क्या है, मिलकर के होता है। ठीक है, तीन प्रकार के जो हैं हमारे जो मूलकण होते हैं। मैंने बताया है कि हमारा जो है परमाणु जो होता है
जो परमाणु होता है वो 7 मूल कणों से मिलकर बना होता है। अभी तक आप लोग आश्चर्यचकित रहेंगे कि 7 मूल कण कहां से आ गए। 7 मूल कण ही बताया गया है कि इसमें 3 जो होते हैं अस्थायी होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये जो 3 मूल कण हैं उससे हम क्या कहते हैं, स्टेबल पार्टिकल कहा जाता है, यानी अस्थायी मूल कण कहा जाता है। लेकिन अगर हम बात करें पॉजिट्रॉन, एक होता है पॉजिट्रॉन होता है और एक होता है न्यूट्रिनो होता है। क्या होता है, न्यूट्रिनो होता है, और एक होता है एंटी न्यूट्रिनो होता है, एंटी न्यूट्रिनो होता है, और एक होता है क्या, मेसान होता है। क्या होता है, मेसान होता है। ये जो आपके 4 जो पार्टिकल्स हैं ये पूरी तरह से नॉन स्टेबल पार्टिकल होते हैं, जो कि इनकी कोई निश्चित कक्षा नहीं होती है। जो नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन जो किसी कक्षा में, निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो इनके बीच में रिक्त स्थान होते हैं, और इसी रिक्त स्थान में ही क्या होता है, ये अस्थायी जो नॉन स्टेबल जो पार्टिकल्स हैं ये इसमें क्या होते हैं, स्थिर रहते हैं या गतिशील अवस्था में रहते हैं। इनके एक कक्षा से दूसरी कक्षा या दूसरी कक्षा से तीसरी कक्षा, यानी इनके स्थान परिवर्तन हो जाने से कभी भी परमाणु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इसे अस्थायी पार्टिकल कहा गया है और इनका नाम उतना नहीं लिया जाता है। मूल रूप से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही नाम लिया जाता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। पूछा है कि इलेक्ट्रॉन क्या स्टेबल कैसे हो सकता है। देखो, स्टेबिलिटी का अर्थ आप किससे समझ रहे हैं। स्टेबिलिटी का अर्थ क्या मतलब है कि वो बिल्कुल स्थिर अवस्था में रहे। आपके दिमाग में ये चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के चारों ओर हमेशा क्या कर रहा है, वो अगर रोटेट अवस्था में यानी गतिशील अवस्था में है तो स्थिर कैसे, यही ना, बोलिए जरा। देखो यहां अगर देखा जाए तो स्टेबल का संबंध जो है, स्टेबल का संबंध है उसकी गतिशीलता से नहीं है। आप समझने का प्रयास कीजिए। नाभिक के भीतर 3 मूल कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन होता है यह जो है, यह इलेक्ट्रॉन जो न्यूट्रॉन जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है ये न्यूक्लियस में होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उसका चक्कर लगाता है। समझने का प्रयास कीजिए। अगर इन तीनों मूल कणों में से हालांकि ऐसा नहीं कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन गतिशील नहीं, बिल्कुल गतिशील है ये, लेकिन नाभिक के अंदर ही है, और इलेक्ट्रॉन भी क्या है बताओ, गतिशील है। लेकिन जो नाभिक होता है, नाभिक अपना स्थान, अपनी जो प्लेस होती है वो नहीं छोड़ सकता है। अगर वो छोड़ देगा तो इलेक्ट्रॉन जो होता है अस्थायी अवस्था में हो जाएगा, और ऐसी कंडीशन में वो क्या है, पूरे परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो सकता है। तो स्टेबिलिटी जो होती है उसकी गतिशीलता से हम नहीं देखते हैं। स्टेबिलिटी कब देखते हैं कि अगर उस कण के बाहर निकल जाने से, उस कण के बाहर निकल जाने से, या एक कण का एक पार्टिकल्स का दूसरी कक्षा में या दूसरी पार्टिकल का तीसरी कक्षा में, यानी अपने स्थान प्लेस चेंज करने से अगर उसकी स्थिति में परिवर्तन आ जा रहा है, तब उसे हम क्या कहेंगे, एक स्टेबल पार्टिकल कहेंगे। गतिशील तो ब्रह्मांड का प्रत्येक पार्टिकल है। अगर सूर्य है तो सूर्य ऑलरेडी क्या है, मिल्की वे, यानी क्या है, हमारी आकाश गंगा चक्कर लगाता है, और उस सूर्य की सभी क्या है, प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं। थोड़ा सा अपने दिमाग पे घुमाइएगा, हमारे प्लैनेट्स में क्या है, मान लीजिए ये सन है, अगर ये सन है तो सन क्या है बताओ, सन एक जो है न्यूक्लिक है, और इसके चारों ओर जो होते हैं, इसकी कक्षा में जो है, अब इसके पार्ट जो है प्लैनेट्स क्या करते हैं, जो ग्रह होते हैं वो चक्कर लगाते हैं। इन ग्रहों के अतिरिक्त इस बीच में भी बहुत सारे छोटे छोटे क्या है, पिंड होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। बहुत सारे आकाशीय पिंड होती हैं जो इस क्या है, ये ग्रह के बीच से भी रिक्त स्थान पर भी क्या करती हैं, वो चक्कर लगाती हैं। तो अगर ये प्लैनेट्स, अगर सूर्य का चक्कर लगा रहा है तो क्या प्लैनेट्स अस्थायी नहीं है, अस्थायी है, क्योंकि प्लैनेट्स के अगर निकल जाने से सौरमंडल की जो स्थिति हमारी होगी वो बदल जाएगी, फटाक से उसकी भौतिक अवस्था चेंज हो जाएगी। लेकिन जो इसके रिक्त स्थान में जो छोटे छोटे जो कण हैं, उल्का पिंडे हैं, अगर वो इधर से उधर किसी भी कक्षा में जा चले जाएं तो उसकी स्थिति में कोई, मतलब इस सौरमंडल की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
जैसे आपने देखा होगा कि रात के समय में अचानक कोई जो है जलती हुई कोई चीज अचानक आती है, बुझ जाती है, वो क्या होती है? वो उल्का पिंडें होती हैं। वो लगातार क्या करती हैं, वो जो है अंतरिक्ष में या जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी के बाहर जो बहिर्मंडल होता है, एक्सोस्फीयर जिसे कहते हैं, उसमें क्या होता है, ये लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। और चक्कर लगाते लगाते कभी ऐसा होता है कि वो पृथ्वी की ग्रेविटी फोर्स के, ग्रेविटी क्षेत्र के अंतर आते हैं। जैसे पृथ्वी के ग्रेविटी के अंतर्गत आते हैं, उसके गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर आते हैं, तुरंत पृथ्वी क्या करती है, अपनी ग्रेविटी फोर्स से क्या करती है, उसको खींचती है। और जब खींचती है तो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, उपस्थित जो धूल के कण हैं, जो गैसेस के पार्टिकल, वो तुरंत क्या करते हैं, फ्रैक्शन होता है, और फ्रैक्शन होने से रास्ते में जल जाता है, और वही जलता हुआ चीज मुझे दिखाई देता है, जिसे हम क्या है अपनी भाषा में कहते हैं टूटता हुआ तारा है, कुछ मांग लो। हालांकि वो सब फिल्मों तक सीमित है, ऐसा कुछ वास्तविकता नहीं। मरता आदमी क्या दे सकता है, कुछ नहीं दे सकता वो। तो जो मैं बता रहा हूं उसको कि यह जो है कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन इस नाभिक का चक्कर लगा रहा है। चक्कर लगा रहा है क्यों? इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। अपनी कक्षा में कभी वो परिवर्तन नहीं कर सकता नाभिक के, अगर एक नाभिक के विपरीत जाकर के कभी भी इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में रह करके परिवर्तन नहीं कर सकता है। जबकि जो हमारे नॉन स्टेबल पार्टिकल हैं, वो नाभिक के रहने पर, उनकी ऊर्जा लगने पर भी वो क्या है, अपनी कक्षा में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार देखें तो स्टेबिलिटी जो होती है, स्टेबिलिटी जो पार्टिकल्स होता है, स्टेबल जो पार्टिकल होता है, उसकी गतिशीलता पर उसकी अस्थायित्व की व्याख्या नहीं की जा सकती। याद रखिएगा, अस्थायित्व की व्याख्या उसमें परिवर्तन होने से। जैसे एक उदाहरण और हम ले लेते हैं, हमारे घर में क्या होता है, जो एक मुखिया होता है, जो हमारा परिवार का एक मुखिया होता है, केंद्र नाभिक होता है, जिसे हम अपने पिताजी कहते हैं, दादाजी, जो भी हमारे क्षेत्र में हमारे घर में मुखिया होंगे, वो उनके क्या है, वो न्यूक्लिक है। और उनके जो सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो न्यूक्लिक है और जो सदस्य इलेक्ट्रॉन है, अगर उस सदस्य में से मान लीजिए उस सदस्य तो पूरा कंप्लीट हुआ, अब उसमें से एक नौकर आ गया, मान लीजिए बाहर से कोई एक्स्ट्रा आदमी जो काम करने के लिए रखा गया है, दैट्स कॉल्ड नॉन स्टेबल पार्टिकल वो है। यानी अगर वह आदमी हमारे यहाँ काम करता है या छोड़ देता है, यानी रहता है या निकल जाता है, तो हमारे फैमिली पर, हमारे जो है परिवार पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो है नॉन स्टेबल पार्टिकल, जो नाभिक से बंधा नहीं है, वो नाभिक से बिल्कुल नहीं बंधा है, उसके जले जाने से, चले आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ रहे बात को? लेकिन अगर उस सदस्य में से कोई अगर चला जाता है, इस पृथ्वी से चला जाता है, कहीं चला जाता है, तो उस फैमिली पर एक धक्का लगता है, इस फैमिली पर कोई ना कोई भौतिक परिवर्तन दिखाई देता है। ठीक है, तो वो जो व्यक्ति है जो निकला हुआ घर से है, जो उस मुखिया जुड़ा हुआ था, नाभिक जुड़ा हुआ था, जब वो बाहर निकलेगा तो निश्चित है वो चीज क्या होगी, उस परमाणु में या उस फैमिली में क्या होगा, परिवर्तन होगा। सेम स्थिति, यही चीजें यहां पर आपको दिखाई दे रही है। ये नॉन स्टेबल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन कभी नॉन स्टेबल नहीं हो सकता। एनी प्रॉब्लम? देखिए, परिवर्तन मतलब ये होता है कि जैसे उसमें चेंजिंग आ जाना। जैसे मान लीजिए अगर सोडियम है, तो सोडियम की परमाणु जो होता है, इसमें क्या, सोडियम जो है ये कंप्लीटली क्या है, एक उदासीन है। उदासीन का मतलब एक न्यूट्रल है। ये क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने प्रोटॉन्स, जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने क्या, नेगेटिव चार्ज इसके अंदर है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन इसमें से एक बाहर निकलेगा तो Na पर क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहां पर देखिए, ये आयन है, ये क्या है, आयन है, जबकि ये बताओ क्या है, एटम है। ये क्या बताओ, एटम है, एक परमाणु है। तो परमाणु और आयन में क्या होता है, डिफरेंट होता है। परमाणु जो होता है वो न्यूट्रल होता है, जबकि आयन जो है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इलेक्ट्रॉन के बाहर निकल जाने से ही इसमें से एक चार्ज आया है। अगर यहां मैग्नीशियम है, उस पे क्योंकि ये क्या है, एक एटम है, और अगर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो बताओ 2 पॉजिटिव चार्ज, ये क्या हो जाएगा, आयन हो जाएगा। ये जो है ये क्या है, ये नॉन स्टेबल है, बल्कि ये क्या है, स्टेबल है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकाल करके ये अक्रिय गैसेस की क्या है, स्थिति प्राप्त कर दिया है। दैट्स कॉल्ड चेंज। यही उसी को बोलते हैं, इसके न्यूक्लिक में, इसके परमाणु में क्या होता है, चेंजिंग आ जाना, यानी उदासीन परमाणु से क्या बन जाता है, वो आयन बन जाता है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं जो परिवर्तन की जो मैं बात कर रहा हूं, ये चीजें हैं। लेकिन इसमें अगर इन चारों जो आपके नॉन स्टेबल जो पार्टिकल्स हैं, इसके निकल जाए अगर, तो निकल जाने से कोई चार्ज या कोई भी जो है इस पर आयन नहीं आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन जो है गतिशील अगर है, मोशन स्टेट में अगर है, तो निश्चित है मोशन स्टेट हो जाने से ये क्या है, ये स्टेबल तो है ही है, लेकिन क्या है, अगर इसके बाहर निकल जा रहा है तो निश्चित है उस परमाणु के नाभिक में
क्या होगा, निश्चित है परिवर्तन आपका आ जाएगा, यानी चेंजिंग आ जाएगी, यानी जो उदासीन है वो आयन के रूप में क्या होगा, बदल जाएगा। एनी प्रॉब्लम? इस प्रकार से यहां देखा जाए तो आपका, मैं जहां पर था वापस में आता हूं, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो बात मैं कर रहा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है यहां से, ये जो आपका एल्यूमिनियम है, कोई भी अगर वायर है तो न जाने कितने एल्यूमिनियम से मिलकर क्या होगा, बना होगा, एल्यूमिनियम नाभिक से क्या मिलकर के बना होगा। तो एल्यूमिनियम जो नाभिक है इसमें अगर मिलकर के बना हुआ है तो निश्चित है कि अगर यहां पर एक नाभिक है, ये भी नाभिक है, तो इनके बीच की एक निश्चित क्या होगी, गैपिंग होगी। इसके बीच में क्या होगी, एक निश्चित गैपिंग होगी, एक निश्चित क्या होगी, गैपिंग होगी। और यह जो निश्चित गैपिंग आपको दिखाई दे रही है, इसी गैपिंग के बीच यानी क्या है, एक चार्ज, मान लीजिए हम अगर पहले जो है पार्टिकल्स है, जब भी हम चार्ज देते हैं तो चार्ज में माइनस प्लस क्या है, इसको मैंने समझाया भी है और बताया भी आप लोगों को है कि माइनस प्लस क्या होता है। तो जो माइनस प्लस है, अगर हम चार्ज देंगे तो पहली बार किसको देंगे, फर्स्ट जो आपका परमाणु होगा या जो पहला न्यूक्लिक होगा उसको हम चार्जेबल देंगे। तो ऐसी कंडीशन में देखा जाए जो आपका सेकंड न्यूक्लिक है इसकी सापेक्ष, ये बताओ क्या, ये तो पॉजिटिव हो गया लेकिन इसकी अपेक्षा क्या, ये नेगेटिव है। अगर फिर क्या करेंगे, जब इसमें क्या होगा, जब ये नाभिक इलेक्ट्रॉन लेता है तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, क्योंकि नाभिक क्या है, पहले से ऊर्जावान था, नाभिक पहले से ऊर्जावान था, जब बाहर से वो एनर्जी प्राप्त करता है, जब बाहर से एनर्जी प्राप्त करता है तो अपने परमाणु के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, अपने परमाणु को क्या है, बचाए रखने के लिए, क्योंकि नाभिक ही जब डिस्टर्बेंस हो जाएगा तो पूरा परमाणु ही क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। नाभिक अगर डिस्टर्बेंस हुआ, जैसे मान सूर्य है तो सूर्य अगर क्या है, अपने स्थान पर रह के ना चक्कर लगाए गैलेक्सी का, तो निश्चित है उस सभी ग्रह का क्या स्थिति बिगड़ जाएगी। जितने प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं उस सन का, वो सबकी क्या होगी, स्थिति परिवर्तन हो जाएगी। इसीलिए देखा जाए तो जो आपका सन है, जो सूर्य है, वह सूर्य जो होता है, सूर्य एक जगह पे स्थिर है और सभी ग्रहों पर क्या हो, एक अट्रैक्शन फोर्स लगाता है, एक बल लगाता है, जिसके कारण सभी जो ग्रह होते हैं, जितने प्लैनेट्स होते हैं, अपनी एक निश्चित कक्षा में रहकर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। कोई भी जो है, जो प्लैनेट्स है, कोई भी ग्रह जो होता है अपनी कक्षा को छोड़ करके बाहर नहीं निकल सकता है, ठीक है। उसका रीजन है सूर्य द्वारा लगाया गया उस पर अभिकेंद्रीय बल, उस पर क्या होता है, एक फोर्स कार्य करता है, ठीक है। इस कारण ऐसी जो होती है, अगर सूर्य ही अपने स्थान से चला जाएगा तो फिर सभी प्लैनेट्स की स्थिति क्या होगी, गड़बड़ हो जाएगी और सभी प्लैनेट्स क्या टकराए, खत्म हो सकते हैं या उनकी स्थिति समाप्त हो सकती है, ठीक है ना। इसलिए जो है अगर देखा जाए तो हमारा जो नाभिक है, नाभिक भी किसी परमाणु के लिए क्या है, एक सूर्य है, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सभी प्लैनेट्स हैं। तो ऐसी स्थिति में जब इस पर कोई, हम जब पहले से ये ऊर्जावान था और एक्स्ट्रा हम अगर चार्ज देना प्रारंभ कर देंगे इसको, तो ये जो अपने परमाणु को बचाए रखने के लिए वह एनर्जी क्या करेगा, वह एनर्जी किसको देगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, इससे ट्रांसफर करेगा। क्योंकि ये जो बाहर का इलेक्ट्रॉन होता है, यह जो होता है अपने स्थान पर क्या करता है, वाइब्रेट करता है, अपने स्थान पर क्या करता है, ये कंपन करता है। और अपने स्थान, मतलब जब भी कभी आप देखेंगे कोई भी अगर वायर है या कोई भी परिपथ है, अगर धारा उसमें प्रवाहित ना किया जाए, उसको पकड़ा टच किया जाए तो कभी उसमें करंट नहीं लगेगी। लेकिन जैसे उस पर आप धारा प्रवाहित करते हैं, आवेश प्रवाहित करते हैं, उसको तुरंत टच करेंगे, तुरंत एक करंट लगेगी, एक झटका सा महसूस होगा। कारण क्या होता है कि जब उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन अपने पृष्ठ से उठते हैं, कंपन करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, और जितना दूर तक अपने पृष्ठ से ऊपर आएंगे उतना ही क्या बनते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या करता है, निर्माण करता है एक। तो ये चीजें होती हैं यहाँ पर प्लस क्यू और क्या है, माइनस क्यू। तो प्लस क्यू जो माइनस क्यू है, इनके बीच जो दो आवेश हैं, इनके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, ये इनके बीच जो दूरी होती है और इन्हीं बीच की दूरी, दोनों आवेशों का जो एक समूह होता है, इन्हीं समूह को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यानी दो आवेश अगर दिए गए हैं, एक पे प्लस है, दूसरा क्या है, माइनस है, ठीक है। अगर मान लीजिए इस पर हम चार्ज दे रहे हैं तो चार्ज देने पर क्या होगा, इसका नाभिक क्या करेगा, चार्जेबल होगा, और इस ऊर्जा को किसको ट्रांसफर करेगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा। अब यह इलेक्ट्रॉन अपने स्थान पे क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, इतना तेज वाइब्रेट करेगा कि अगला जो परमाणु होगा एल्यूमिनियम का या किसी भी धातु का, वो उसके क्षेत्र में आ जाएगा, तुरंत वो आवेशित हो जाएगा, वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को देगा। इस प्रकार से देखा जाए तो सभी इलेक्ट्रॉन अपने स्थान पर क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, अपने स्थान पर कंपन करते हैं, और कंपन करने के दौरान वो दूसरे नाभिक को क्या करते हैं, बताओ, दूसरे नाभिक को क्या करते हैं,
वो जो है आवेशित करते हैं, दूसरे नाभिक को क्या करेंगे, आवेशित करेंगे, दूसरे नाभिक को एक्स्ट्रा एनर्जी देना प्रारंभ करेंगे। और इसी प्रकार देखेंगे एक ऊर्जा क्या होती है, चारों तरफ से क्या चलना प्रारंभ कर देती है। जो आवेश, जो इलेक्ट्रॉन पहले पृष्ठ पे चल रहा था, अब वो इलेक्ट्रॉन अपने पृष्ठ से उठ करके कुछ ऊंचाई तक आएगा। वो इलेक्ट्रॉन जो है उठ करके कुछ अपनी ऊंचाई तक, अपने पृष्ठ से ऊंचाई तक आएगा। जितनी ऊंचाई तक आएगा वही ऊंचाई क्या बनाएगी, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या करती है, निर्माण करती है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर जब हम किसी वस्तु को लेकर के आते हैं जो आवेशहीन है या उसमें आवेश की मात्रा इसकी अपेक्षा क्या है, कम है, तो तुरंत क्या है उसकी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, वहां पर क्या है, उसके वैद्युत क्षेत्र के कारण। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की जो स्थिति होती है वह क्या होती है, जब हम बाहर से ऊर्जा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन का अपने स्थान पर जितना दूरी रहकर क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, वही उसको क्या है, वैद्युत क्षेत्र की स्थिति बनाता है। ठीक है, आशा है आप लोगों को पूरी तरह समझ में आ रहा होगा। प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के निकल जाने से क्या आयन आएगा? प्रोटॉन कभी भी अपने नाभिक को छोड़ करके बाहर निकल ही नहीं सकता, क्योंकि वो परमाणु का नाभिक है और नाभिक कभी स्थिर, क्या नाभिक हमेशा स्थिर अवस्था में रहता है। नाभिक हमेशा और हमेशा क्या होता है, वो स्टेबल स्थिति में रहता है, वो कभी भी बाहर नहीं निकल सकता। अगर नाभिक ही टूट जाएगा तो पूरी फैमिली, उसका जो इलेक्ट्रॉन्स है सब कुछ समाप्त हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लिक किसी भी पार्टिकल्स का, ब्रह्मांड में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, किसी भी पार्टिकल का एक अंतिम स्टेज है, एक अंतिम स्टेज है, और वो जो है इंटरनल प्रोसेस ऑफ पार्टिकल, एक पार्टिकल की आंतरिक भाग होती है। अगर वही टूट जाएगी तो उस परमाणु का अस्तित्व और वजूद ही हमेशा के लिए क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। यानी संपूर्ण जो एनर्जी होती है किसी भी पार्टिकल का, ब्रह्मांड की जितनी ऊर्जा होती है, संपूर्ण ऊर्जा उस न्यूक्लिक में ही विद्यमान होती है। और जिस दिन न्यूक्लिक यानी क्या, प्रोटॉन निकला तो न्यूक्लिक खत्म हो गया, क्योंकि न्यूक्लिक का निर्माण उस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से हुआ है। प्रोटॉन धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, जो है नॉट चार्ज होता है, उसमें कोई भी चार्ज होता नहीं है, उदासीन होता है। तो अगर उसमें देखा है धनावेश के रूप में अगर है तो न्यूट्रॉन है, सॉरी प्रोटॉन है, और प्रोटॉन पर क्या होता है, एक जो चार्ज होती है, पॉजिटिव चार्ज होती है, उसी के कारण ही वो क्या करता है, पूरे इलेक्ट्रॉन को, पूरे परमाणु को क्या होता है, बचाए रखता है। इसलिए कभी भी प्रोटॉन अपने स्थान से जो है छोड़ करके बाहर नहीं निकल सकता। हाँ, अगर वो बाहर निकलता है तो आयन की तो बात मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन उस परमाणु का अस्तित्व तो हमेशा के लिए क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। इस चीज को तो जो आपका वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत ध्रुव वापस आते हैं, फिर से देखिएगा, वैद्युत द्विध्रुव पर वापस हम आते हैं। डाउट क्लियर हुआ? बताएं जरा, देखिए ध्यान से। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, एक ऐसा निकाय है, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है, एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश, दो बराबर परंतु विपरीत आवेश, विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, यानी आप देखेंगे तो यहां पर आपको दिखाई देगा कि यह है एक चार्ज, एक दो आवेश हो गए, और एक जो आवेश इनके बीच का जो बात है, देखिए ध्यान से, इसका ये मिड पॉइंट है, जिसे हम क्या कहेंगे, O कहेंगे, और ये आपका एक माइनस क्यू, दूसरा क्या होगा, प्लस क्यू हो जाएगा, और इसे A ऐसे B मान लिया जाए, और इनके बीच का देखिए हाफ जो डिस्टेंस होगी L होगी, दूसरी हाफ डिस्टेंस कितनी L हो जाएगी, और दोनों के बीच की पूरी दूरी कितनी होगी, 2L हो जाएगी। पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2L हो जाएगी। तब प्रोटॉन नॉन स्टेबल कैसे हुआ? हमने प्रोटॉन को नॉन स्टेबल कहा ही नहीं है। आप कहां देख ली हैं नॉन स्टेबल? मैंने कहा प्रोटॉन को, मैंने पॉजिट्रॉन को कहा है, मैंने पॉजिट्रॉन बोला है, प्रोटॉन नहीं बोला है। थोड़ा सा आप इसको सही करें।
हमने पॉजिट्रॉन कहा है, मैंने प्रोटॉन नहीं कहा है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो होते हैं ये स्टेबल पार्टिकल हैं। पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो एंड मेसन, ये चार जो होते हैं ये नॉन स्टेबल पार्टिकल होते हैं। एक बार फिर से इसको सुन लीजिए, मैंने प्रोटॉन नहीं कहा था। आइए, एक दूसरे से क्या होते हैं, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो जो आपका द्विध्रुव होता है, वैद्युत द्विध्रुव जो होता है, इलेक्ट्रिक जो डाइपोल होता है, एक ऐसा निकाय है। निकाय क्या होता है, निकाय को सिर्फ बता दे रहा हूं। देखो, निकाय जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। निकाय को इंग्लिश में कहते हैं सिस्टम बोलते हैं। निकाय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। अब सिस्टम देखो क्या है, सिस्टम का तात्पर्य हुआ कि इसे तीन प्रकार का होता है। देखो, पदार्थ और निकाय जो मैटर होते हैं और सिस्टम होते हैं, दोनों में डिफरेंस है। निकाय जो होता है, निकाय को ही हम पदार्थ कहते हैं, याद रखिएगा, निकाय को ही हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ यानी मैटर से अलग नहीं है। निकाय जो निकाय है वो मैटर से अलग बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो मान लीजिए एक पत्थरों का ढेर पड़ा हुआ, पत्थरों का बहुत सारा ढेर है, और पत्थरों का जो बहुत सारा ढेर होता है, इसमें सारे पत्थर को लेकर के हमको प्रैक्टिकल नहीं करना है। इसमें से जिस पत्थर को लेकर के हम क्या किए, प्रयोग किए, यही पत्थर क्या कहलाएगा, निकाय कहलाएगा। जिसको लेकर के हम क्या करते हैं, किसी भी पदार्थ की जो सामूहिक रूप होती है, जैसे आवेशों का बहुत सारा समूह है, आवेशों के बहुत सारे समूह की बात करें अगर हम, आवेशों के बहुत सारे समूह की अगर हम बात करें तो उसमें एक आवेश को लेकर के जब अध्ययन करेंगे हम, तो वह क्या कहलाएगा, सिस्टम कहलाएगा। उसे हम परीक्षण आवेश कहेंगे। पत्थरों का बहुत सारा ढेर समूह पड़ा हुआ है, उसमें किसी एक पत्थर को लेकर प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो सिस्टम कहलाएगा, वो निकाय कहलाएगा। बाकी सब पदार्थ हैं। तो इसमें कहा गया है कि सभी निकाय क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं। जितने भी निकाय हैं वो सभी क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं। परंतु प्रत्येक पदार्थ जो होता है निकाय नहीं होता है। संपूर्ण पदार्थ को लेकर के हम निकाय नहीं कर सकते हैं। एक पदार्थ जिसको हम लेके प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो आइसोलेटेड, उसे क्या कहेंगे, सिस्टम कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, सिस्टम कहेंगे। और प्रत्येक जो सिस्टम होता है वो सब क्या होते हैं, टोटल जितने सिस्टम होते हैं सब मैटर होते हैं। लेकिन जितने मैटर होते हैं सबको सिस्टम नहीं कहा जा सकता। इस चीज को आप याद रखेंगे। तो जो आपके सिस्टम होते हैं, यानी निकाय होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है खुला निकाय होता है, एक क्या होता है, खुला निकाय होता है, जिसे हम कहते हैं ओपन सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, ओपन सिस्टम कहेंगे। एक होता है बंद निकाय होता है, जिसे हम कहते हैं क्लोज सिस्टम कहते हैं। और लास्ट का होता है, एक होता है विलगित निकाय होता है, विलगित निकाय होता है, जिसे हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। तीन प्रकार का निकाय होता है, खुला निकाय, बंद निकाय और क्या होता है, विलगित निकाय। ठीक है, तीन प्रकार का निकाय होता है। तो ऐसे ही निकाय जो है, खुला निकाय, बंद निकाय और विलगित निकाय, जो तीन प्रकार का निकाय है, इसमें देखा जाए ऐसा निकाय जो, देखो जितने भी निकाय होते हैं वो क्या होते हैं, जितने पदार्थ होते हैं ऊर्जा का अवशोषण भी करते हैं और क्या करते हैं, उत्सर्जन भी करते हैं। दोनों करते हैं, ऊर्जा का अवशोषण करना और ऊर्जा का उत्सर्जन करना, दोनों प्रक्रियाएं क्या होती है, एक निकाय में क्या होती है, सम्मिलित होती है। ठीक है, तो यहां अगर देखा जाए तो खुला निकाय होता ऐसा निकाय जो अपने अंदर से ऊर्जा के साथ साथ, जब ऊर्जा का उत्सर्जन करता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करने के साथ साथ पदार्थ का भी क्या करे, उत्सर्जन कर दे। ठीक है, ऐसा निकाय जो ऊर्जा के उत्सर्जन करने के साथ साथ पदार्थ का भी क्या करे, उत्सर्जन कर दे, तो ऐसे निकाय को हम क्या कहते हैं, खुला निकाय कहते हैं। यानी ऊर्जा तो निकलेगी ही, मतलब वो जो चीज उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन तो होगा, लेकिन परिवर्तन होने के साथ साथ स्वयं भी क्या हुआ, समाप्त हो जाएगा। ऐसे निकाय को हम क्या कहेंगे, ऐसे निकाय को हम खुला निकाय कहते हैं। खुले निकाय का कोई नाम बताए क्या होता है, कोई छात्र जो है जुड़े हुए हैं इसमें बताएं, खुला निकाय कौन है। एक ऐसा निकाय बताइए जो अपनी ऊर्जा निकालने के साथ साथ अपनी भौतिक अवस्था भी क्या करता है, परिवर्तन कर देता है, अपने आप को भी समाप्त कर देता है। वो खुला निकाय बताएं जरा।
खुला निकाय जो होता है वो क्या होता है, वाटर होता है, H2O यानी वाटर होता है। और जो जल होता है यह जो है ऊर्जा निकालने के साथ साथ क्या होता है, अपनी स्थिति को भी क्या करता है, वो परिवर्तन कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं, वो खुला निकाय होता है। बंद निकाय क्या होता है, ऐसे निकाय जो होते हैं जो ऊर्जा निकलता तो है, एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब भी करता है, एनर्जी निकालता भी, लेकिन पदार्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पदार्थ में क्या होता है, कोई परिवर्तन अगर नहीं होता तो उसे क्या कहते हैं, बंद निकाय कहते हैं। जैसे पत्थर है, पत्थर हो गया, और भी सारे ऐसे पदार्थ हैं जो ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। तो अवशोषण और उत्सर्जन दोनों के दौरान जो होता है, कभी भी जो है तालाब का वाटर क्या बात है, वो भी तो हवा खुला का निकाय है, खुला निकाय वो भी तो है, क्योंकि तालाब का वाटर क्या होता है, अरे तालाब का वाटर हो चाहे बोतल में वाटर हो, वाटर से मतलब क्या है, हर जगह का जो पानी होता है एक ही तरह का होता है, ठीक है। बस ये होता है तालाब के वाटर में कुछ मिक्स होंगे, ऐसा हो सकता है। तो मिक्स होंगे तो मिक्स को छोड़ दीजिए, जो पदार्थ जो उसमें मिक्स है उसको छोड़ दीजिए। वाटर क्या होगा, स्टीम बनेगा, स्टीम बनकर क्या होगा, वो ऊपर की ओर जाकर के एक संघनन का रूप बनाएगा, बादल बनाएगा, ठीक है। तो उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो रहा है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम खुला निकाय कहेंगे, ओपन सिस्टम कहेंगे। लेकिन जो पत्थर होता है, पत्थर क्या बंद निकाय है, ऊर्जा का एब्जॉर्प्शन करेगा और ऊर्जा क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा, दोनों करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन भी करेगा, ऊर्जा का ग्रहण भी करेगा, लेकिन दोनों ही स्थितियों में अपने प्रारूप में कोई परिवर्तन नहीं करता है। तो ऐसे निकाय को हम क्या कहते हैं, बंद निकाय कहते हैं। जबकि विलगित निकाय क्या होता है, इसे इंग्लिश में कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम कहा जाता है। इसी विलगित निकाय का ही प्रयोग संधारित्र में किया जाता है। याद रखिएगा, जब हमको चौथा चैप्टर पढ़ाया जाएगा फिजिक्स का, तो उसमें बताया जाएगा विलगित निकाय, और विलगित निकाय का प्रयोग ही कहां होता है, संधारित्र में होता है। कहां होता है, संधारित्र में होता है, याद रखिएगा, संधारित्र में होता है, ठीक है। अब क्यों होता बता रहा हूं। विलगित निकाय एक ऐसा निकाय होता है जो ऊर्जा को तो निकालता है, ऊर्जा का एब्जॉर्प्शन करेगा, ऊर्जा निकालेगा भी, लेकिन ऊर्जा निकालने के साथ साथ पदार्थ में भी कोई परिवर्तन नहीं करता। ना तो ऊर्जा निकलता है, याद रखिएगा, ना तो ऊर्जा को लेगा, ना तो ऊर्जा को ही ग्रहण करेगा ये, और ना ही क्या करेगा वो पदार्थ में भी क्या कमी होगी, यानी किसी में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, एनर्जी में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, और पदार्थ में भी क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। और ऐसे निकाय को हम क्या कहते हैं, विलगित निकाय कहते हैं। बोतल का वाटर ओपन सिस्टम में आएगा क्या, अच्छा बोतल का वाटर ओपन सिस्टम में आएगा क्या। बोतल का वाटर जो होगा, देखो उसमें कंडीशन डिपेंड करती है। जैसे थर्मस में भरी हुई चाय, थर्मस में भरी हुई जो चाय होती है, या फिर थर्मस में भरा हुआ जो पानी होता है, गर्म पानी होता है, ये सब जो होते हैं आइसोलेटेड सिस्टम के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि यह ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं और ना ही पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं, यानी दोनों ही स्थितियों में क्या होता है, समान रहता है। टायर में भरी हुई हवा, जो टायर में भरी हवा होती है वो भी क्या होती है, ऐसी स्थिति में क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम कहा जाएगा। ना तो पदार्थ का ही उत्सर्जन करेंगे और ना ही क्या है, जो है ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे, उसमें दोनों में उत्सर्जन बिल्कुल होता ही नहीं है, ठीक है। एनी प्रॉब्लम। चलिए आते हैं, तो ये होता है निकाय। और इसी निकाय में, क्योंकि हम प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं, और यहां पर जो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से क्या होते हैं, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, ठीक है। तो जो अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उसमें जो निकाय की जो बात आई थी, निकाय को लेकर के हमने आपका कंफ्यूजन शायद क्लियर कर दिया होगा, शायद क्लियर हो गया होगा। थर्मस का बोतल कहे हैं सर, बिल्कुल बिल्कुल। थर्मस की अगर बोतल की बात करें हम, तो थर्मस की बोतल में अगर पानी भरा हुआ है तो वो आइसोलेटेड सिस्टम के अंतर्गत आएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो आइसोलेटेड सिस्टम के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है। चलो आते हैं, तो ये हो गया कंप्लीटली, इतना आपका कंप्लीट हुआ होगा। शायद इसमें कहीं कोई समस्या होगी क्या, किसी को कोई समस्या इसमें है। चलिए आते हैं, तो आते हैं फिर पीछे देख चलते हैं हम लोग। तो एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से क्या होते हैं, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। फिर क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण भी लिखते हैं इसी में, वैद्युत द्विध्रुव तथा क्या होगा, इसका आघूर्ण लिख सकते हैं, तथा इसका क्या होगा, आघूर्ण, तथा इसका आघूर्ण। देखो आघूर्ण शब्द फिजिक्स में जब भी आता है
तो आघूर्ण जब भी आएगा फिजिक्स में तो याद रखिएगा ये हमेशा और हमेशा क्या होता है, सदिश राशि होती है। क्या होती है? सदिश राशि होती है। याद रखिएगा फिजिक्स में जो अगर आघूर्ण शब्द आता तो आघूर्ण कहीं भी आएगा, बल आघूर्ण हो गया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया, चुंबकीय आघूर्ण हो गया, कहीं भी कोई भी शब्द में अगर आघूर्ण शब्द आता है तो आघूर्ण जो होता है हमेशा वो सदिश राशि के अंतर्गत क्या होता है, बिहेव करता है। आते हैं चलते हैं, तो यह अल्प दूरी पर स्थित होता है। एक आवेश क्या होता बताओ, एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच, दोनों तथा दोनों आवेशों के बीच, आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को, के दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं, द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं, आघूर्ण कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा इसमें देखा जाए तो P इक्वल कितना होगा, Q इंटू 2L, क्योंकि एक आवेश लिया गया है, एक आवेश कोई ले सकते हैं इसमें से, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 2L दिया गया है। तो एक आवेश इंटू क्या, Q इंटू 2L हो जाएगा, यानी P इक्वल कितना होगा, 2QL हो जाएगा। और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, Q मतलब कूलाम हो जाएगा, यानी कूलाम, और L मीन्स क्या होगा, मीटर हो गया, यानी क्या होगा इसका मात्रक क्या होगा, कूलाम मीटर हो जाएगा। क्या होगा, कूलाम मीटर जो होगा इसका क्या होगा, मात्रक हो जाएगा। ठीक है, क्लोज सिस्टम का दो एग्जाम्पल बता दीजिए। देखिए क्लोज सिस्टम में आप पत्थर ले सकते हैं, लकड़ी ले सकते हैं, कागज ले सकते हैं, ईंट ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल तो हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। आप धातुओं को ले सकते हैं, किसी भी धातु को ले लीजिए। अगर धूप में आप क्या है, लोहे को रख देते हैं तो लोहा क्या करता है, एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, फिर वो क्या करता है, उत्सर्जित करता है। लेकिन उसकी स्थिति में जितना लोहा रहेगा उतना ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपके जीवन में मिलेंगे जो मैक्सिमम अगर हम पृथ्वी पे देखने जाएं तो हमको बंद निकाय ही मैक्सिमम मिलता है। खुला निकाय और जो होता है, खुले निकाय में सबसे अच्छा उदाहरण वाटर है, और वैसे भी तक मुझे कुछ इतना ज्ञात नहीं है, लेकिन फिलहाल वाटर को ही लिया जाता है। लेकिन और बकिया जितने भी वाटर वाले पार्ट, जितने भी वाटर संबंधी जितने भी द्रव हैं उन सभी खुला निकाय के अंतर्गत लिया जाता है। ठीक है, नहीं तो बकिया जितने भी आपके पदार्थ हैं जो ऊर्जा को अवशोषण कर सकता है और क्या है, उत्सर्जन भी करता है, लेकिन उसके भौतिक प्रारूप में कोई परिवर्तन अगर नहीं हो रहा है, ये जैसे वैसे बना हुआ, तो उसमें उसे हम क्या है, उसे हम बंद सिस्टम यानी क्लोज सिस्टम कहा जाएगा। चलिए देखते हैं, तो यहां पर 2QL हो जाएगा। अगर इसकी बीमा निकालें हम, इसका बीमा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की अगर बीमा ज्ञात करें तो बीमा क्या हो जाएगी, बीमा अगर हो जाएगी तो कूलाम, कूलाम मतलब क्या होता है, IT, यानी कूलाम क्या, Q मतलब होता है क्या, Q इक्वल कितना होता है, IT होता है, यानी एम्पियर गुणे क्या होगा, समय हो जाएगा। तो क्या होगा बताओ, इसका अगर हम मात्रक निकालें तो P इक्वल क्या होगा बताओ जरा, P इक्वल क्या होगा, P इक्वल हो जाएगा, कूलाम मीटर है तो कूलाम इंटू क्या बताओ, मीटर है, इसका मात्रक हो जाएगा। तो P इक्वल कूलाम को हम क्या लिखेंगे, एम्पियर गुणे समय, क्या लिखेंगे बताओ, एम्पियर गुणे समय हो जाएगा, और इंटू कितना होगा, मीटर हो जाएगा। ठीक है ना, तो P इक्वल का एम्पियर को हम क्या लिखेंगे, A लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, समय को किससे लिखेंगे, T से लिखेंगे, और मीटर को किससे लिखेंगे, L से लिखेंगे। तो एक चीज बता दे रहा हूं कि जब भी आप बीमा लिखिएगा तो बीमा लिखते समय आप क्रम को ध्यान दीजिएगा, ऐसे नहीं ATL लिख दीजिएगा, ATL नहीं लिख सकते आप। क्रम ऊपर से जो होता है, पहले मास होता है, फिर लेंथ होती है, ML होता है, फिर T होता है, यानी पहले मास, फिर क्या होगा लेंथ यानी लंबाई, फिर क्या होगी समय। तो पहले अगर इसका लिखना चाहते हैं तो क्या होगा बताओ, LTA लिखेंगे इसका, यानी क्या हो जाएगी, जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो बीमा होती है वो क्या होती है, LTA होती है। इसको आप क्या करेंगे, याद रखेंगे और नोट भी कर लीजिएगा, जो लोग नहीं लिखे होंगे उसको। ठीक है, नोट कर लीजिए। क्या इंसान क्लोज सिस्टम हो सकता है? हाँ बिल्कुल, जो इंसान है वो बिल्कुल क्लोज सिस्टम है। एनर्जी को क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है, फिर एनर्जी निकालता है, लेकिन उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
ठीक है। एनर्जी क्या है, आपने भोजन किया, जो एनर्जी बना, एनर्जी बनने के बाद वर्क किया, वर्क करने के बाद फिर हमारी एनर्जी खत्म हो गई, एनर्जी फिर खत्म हुई। तो ये लगातार एनर्जी का इनपुट होना आउटपुट होना चूंकि चलता रहता है, लेकिन हमारी परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए हम क्लोज सिस्टम के अंतर्गत आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आइए, तो ये जो पॉइंट आपका कंप्लीट हुआ, इतना कंप्लीट हो गया। आशा है ये चीज समझ में आपको आया होगा। इसके बाद थोड़ा सा हम 2 मिनट और टाइम लेंगे, इसके बाद में आप लोगों को ये क्लास बंद करेंगे, और ये क्लास बंद होने के बाद हम डेरिवेशन की तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर आज हम जो है इसके बाद केमिस्ट्री का तुरंत 15 मिनट आप लोगों को टाइम दिया जाएगा, 10 मिनट 15 मिनट टाइम दिया जाएगा, और फिर आप लोगों के साथ केमिस्ट्री हम आने वाले हैं, तो केमिस्ट्री भी लाइव तुरंत आप जुड़िएगा, ठीक है। यानी प्रॉब्लम किसी को हो तो बताइए कमेंट में, अगर कोई दिक्कत हो। केमिस्ट्री जुड़े क्या, केमिस्ट्री क्लास चलाएं? देखिए, अब यहां पे जो आती है वैद्युत द्विध्रुव, अगर हो गया है तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्षेत्र आता है। क्या आता है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या होगा? द्विध्रुव के कारण जो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। क्या निकालनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता निकालनी है वो किस पर निकालनी है? किसी बिंदु पर निकालनी है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। अब वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता निकालनी है किसी बिंदु पर, वो कैसे हो सकती है? अगर देखा जाए ये द्विध्रुव है सपोज दैट, और द्विध्रुव में क्या होता है, मान लीजिए आवेश है, तो आवेश क्या करेगा? आवेश अपने स्थान पर रहकर क्या करेगा? चूंकि चक्कर लगाएगा, क्योंकि आवेश क्या होगा, जैसे धारा प्रवाहित कर रहे हैं आप, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा। तो आवेश का जो मोशन होगा कुछ इस प्रकार से होगा, ऐसे भी होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब अपने स्थान पर गति करेगा तो ऐसे भी गति करेगा, और ऐसे भी गति करेगा, और ऐसे भी गति करेगा, ठीक है। इस प्रकार से गति कर सकता है, इस प्रकार से गति कर सकता है, और ऐसे भी गति कर सकता है। तो अगर इस प्रकार से गति करता है, इसके फ्रंट पे आता है, तो इसमें जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो 3 स्थितियां बनती हैं। 3 स्थितियां बनती है। एक होता है अच्छी स्थिति बनती है। क्या होती है? अच्छी स्थिति बनती है। और जो दूसरा होता है वो होता है निरक्षीय स्थिति। क्या होता है? निरक्षीय स्थिति बनता है, निरक्षीय स्थिति बनेगा, ठीक है। और जो तीसरा होता है वो तीसरा होता है किसी बिंदु पर बनेगा, ठीक है। क्या होगा? किसी बिंदु पर बनेगा। तो आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जो हमारा नेक्स्ट पर जो क्लास आएगी वो इन्हीं तीनों डेरिवेशन को लेकर के सामने आएगी, ठीक है। तो हम सभी डेरिवेशन को आराम से शांतिपूर्वक क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, जो कि क्या है, इस डेरिवेशन से आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल लगने वाले हैं, और साथ ही साथ इस चैप्टर का मुख्य डेरिवेशन भी ये चीजें हैं। इस बार बोर्ड पेपर में क्वेश्चन न्यूमेरिकल यहां से आया था, यहां से डेरिवेशन नहीं पूछा गया था, ठीक है। तो आप लोगों को आशा है कि आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो भाई लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। प्रयास कर रहा हूं कि आपके सारे प्रश्न का क्या जवाब दूं, ठीक है। अब देखिए, संतुष्टि होना, देखो संतुष्ट होना अलग अलग चीजें होती है। मैटर होता है, मैटर क्या करता है, आपका जो ब्रेन है हमारी जो है बातों को पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा है, कंडीशन ये होती है। या फिर कभी कभी क्या होता है कि हम कहीं पढ़े होते हैं, कहीं कोई चीज पढ़े होते हैं, जब पढ़े होते हैं तो हमारे दिमाग में जो चीज पढ़ाया गया होता है उसमें कहीं ना कहीं कोई चीजें गलत भी होती हैं। तो जब गलत होती है तो बार बार हमारा जो दिमाग होता है उसी को स्ट्रोक करता है, उसी को बार बार स्ट्रोक करेगा, यार वो टीचर सही पढ़ाया था या वो टीचर सही पढ़ा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें क्या होते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में देखिए, ऐसी स्थिति में आप एक मतलब ऐसे हैं कि दो नाव पे आपने कदम रख लिया है, तो एक नाव पे आप सोच रहे हैं कि इस पे बैठे या इस पे बैठे, कौन डुबो देगा मुझे, इस चीज पे दिमाग में कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहता है। इसलिए कंफ्यूजन मत पालिए, जो मैं बता रहा हूं एकदम पूरी तरह एथेंटिक बता रहा हूं, और एक किताब से नहीं, न जाने कितने किताबों का एनालिसिस करके तब मैं आप लोगों को क्या है इस चीज को दे रहा हूं। इसलिए आप पूरी तरह से क्या है निश्चिंत रहें, जो भी चीजें मैं बढ़ा रहा हूं, जो भी चीजें बता रहा हूं एकदम 100% वो चीज क्या है सही होंगी, उसमें कहीं गलत होने के चांस नहीं है, ठीक है। तो अब फिर से मैं बता रहा हूं कि आज अभी 15 मिनट बाद फिर मैं दोबारा आपके सामने उपस्थित हो रहा हूं केमिस्ट्री क्लास को लेकर के। तो आप 15 मिनट तक क्या है थोड़ा बहुत अपना आराम कर लीजिए, 1 घंटा आप लगातार बैठे हैं। तो जुड़ने के लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद, और आप वीडियो को लगातार शेयर भी कर सकते हैं, और जितने वीडियो को शेयर करेंगे उतना भी अच्छा होगा, ठीक है। और लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलते हैं और फिर मिलते हैं 15 मिनट बाद नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।